तो इसको हम थीटा थीटा वगैरह के टर्म्स में निकालते हैं। तो थीटा की टर्म्स में आप कैसे निकालोगे? देखो थीटा की टर्म्स में करना है हम लोगों को, हमको ऐसे नहीं आ रहा। तो देखो ये mg हो गया, इधर लग गया टेंशन t, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट करूंगा। ये एंगल थीटा है, और कौन सा एंगल थीटा होगा? क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इस mg का कंपोनेंट करेंगे हम लोग इस तरफ, तो mg का कंपोनेंट आएगा इस तरफ कितना? mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। और कुछ? और इसके परपेंडिकुलर भी करूं क्या? परपेंडिकुलर मत करो आप, इसके कंपोनेंट मत करो, mg के कंपोनेंट मत करो आप, टेंशन के कंपोनेंट करो। तो टेंशन इन दोनों को बैलेंस करिए। आप लोग टेंशन के कंपोनेंट करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। टी का कंपोनेंट ऊपर कितना जाएगा? दैट इज टी कॉस थीटा। और टी का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? दैट इज टी साइन थीटा। अब ये जो है वो अपनी ही पोजीशन पर रेस्ट पर है। तो इसका मतलब जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर है, तभी तो ये रेस्ट पर है। तो ये ऊपर चला जाता अगर ज्यादा फोर्स होता तो टी कॉस थीटा बराबर हो गया किसके? mg के। और टी साइन थीटा बराबर हो गया किसके? ma के। क्योंकि ये इधर भी मूव नहीं कर रहा ना इधर मूव कर रहा है, एक ही पोजीशन पे इस तरह से एंगल पे लटका हुआ है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू हो गया ma के, और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg के। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन सेकंड बोल दो। आप चाहो तो पहले एंगल भी निकाल सकते हो कि सेकंड को मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय mg। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू a बाई g। अगर आपको एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे वो झुका हुआ है, तो आप ऐसा से एंगल निकाल सकते हो। दूसरी चीज, आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन कैसे निकाल सकते हो? आप फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो, उसको सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर के साथ ऐड कर दो। तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करूंगा, देखो टी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये तो 1 होता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। रूट कर दो इसको, m बाहर आ जाएगा क्योंकि m का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो वही आंसर आएगा चाहे आप कैसे भी कर लो। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल काफी अच्छा है, काफी सुंदर है, और मैं देखना चाहता हूं कि इसको कौन कर पाता है। चलो क्वेश्चन देखो, एक इस तरह का कार्ट है, कार्ट जानते ही हो, कोई गाड़ी। इस गाड़ी के यहां पर एक पुली लगी हुई है, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है, कुछ भी ले लो, एक ब्लॉक है ऐसे m2, ठीक है, ये अटैच नहीं है, ऐसे है। और यहां पर एक और ब्लॉक है m1, और इसका मास है m3। अब देखो खुद ही सोचो, अगर मैं इसको ऐसे इधर से इधर मूव कराऊंगा, फ्रिक्शनलेस है, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, फ्रिक्शन के साथ भी करवाऊंगा यही क्वेश्चन, जब फ्रिक्शन भी लेंगे हम लोग। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अगर मैं इसको एकदम से यूं मूव कराऊंगा तो m1 इधर जाने की कोशिश करेगा, जल्दी बोलो। अगर m3 को मैं एकदम से इधर मूव कराऊंगा ए एक्सीलरेशन से, तो m1 पे इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, यस सर, लगेगा।
अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो कुछ नहीं हो। रेस्ट ये पे M1 नीचे गिरने की कोशिश करेगा, M2 नीचे आएगा, M1 इधर जाएगा। तो मैं इसको कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हूं कि M1 और M2 अपनी ही पोजीशन पे रहे, रेस्ट मूव नहीं करे, ये क्वेश्चन है। मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया कितना F, एक्सीलरेशन मत मानो, मैंने फोर्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एक्सीलरेशन नहीं निकालना, फोर्स निकालना है। इस F की वैल्यू क्या हो, फाइंड F सो दैट, क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड F सो दैट M1 and M2 don't move with respect to M3, M3 के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। कौन कर सकता है ये? तो जब मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है इधर, तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा, इस तरफ कितना लगेगा M1A, इस पर सूडो फोर्स, इस पे भी लगेगा सूडो फोर्स, किधर लगेगा, इस तरफ, अपोजिट में लगता है हमेशा, जिस तरफ सिस्टम मूव करता है उस सिस्टम के अपोजिट में। तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना M2A, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक के चिपक जाएगा, इस वाले के चिपक जाएगा ये, और ये बैलेंस हो जाएगा इसके नॉर्मल से, ठीक है। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और लग रहा है यहाँ पर टेंशन, एक टेंशन यहाँ पे लगेगी, एक टेंशन T लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सेम है, तो टेंशन भी हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी। तो पहला इक्वेशन बनेगा कि जो नॉर्मल है वो बैलेंस हो जाएगा किसके, M2A के। दूसरा, इस M2G पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, M2G, ये M2G क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर है किसके, M3 के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो टेंशन होगा T, वो बराबर किसके होगा, M2G के, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। इस पे भी ऊपर नॉर्मल लग रहा है, वो M1G के बराबर है, ठीक है, उससे हमें काम नहीं है। मेनली देखो T, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो T इज आल्सो इक्वल टू M1A के। दिस इज इक्वेशन 3। हमें फर्स्ट इक्वेशन का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ सेकंड और थर्ड चाहिए। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन बराबर है, M2G इक्वल होगा किसके, M1A के। तो यहां से, ठीक है, कटेगा कुछ भी नहीं, A बराबर हो जाएगा आपका M2G, M2 बाय M1 इंटू G आ जाएगा यहाँ से एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकल गया, फोर्स निकाला, कोई बड़ी बात नहीं है। F इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन। टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस इज द टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू एक्सीलरेशन कितना, M2 बाय M1 इनटू G। This is the answer. This is the net force acting on the system. Then it will not move. ये देखो, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अच्छे सवाल करवा रहा हूं, और आप सिर्फ क्वेश्चन ही बचे एनएलएम में, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। आपका आप शायद एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें शायद रॉकेट प्रोपल्शन हो सकता है, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन तो वो मैं आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा, ठीक है शिवम। चलो देखो मेरा क्वेश्चन अगला, एक ब्लॉक है इस तरह से, इस ब्लॉक का मास है 8 kg, यहां पर एक पुली लगी हुई है,
यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है, और यहाँ पर भी एक पुली लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे करके, एक ब्लॉक यहाँ पर है, और एक ब्लॉक यहाँ पर है। कितना ब्लॉक है सर? हाँ, कितना ब्लॉक है? कितना 4 ब्लॉक है। अच्छा सवाल कराऊंगा ना। ठीक है, इस तरह से सिस्टम है हमारे पास। एक, इसको बोल दो ए ब्लॉक, इसको बोल दो बी ब्लॉक, इसको बोल दो सी ब्लॉक, एंड दिस इज द डी ब्लॉक। मास ले लो, इसका मास ले लो 2 kg, इसका ले लो 3 kg, इसका ले लो 4 kg। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस सी वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, कितना लगाया, मान लो 400 न्यूटन फोर्स लगाया। मुझे बताना है कि ये डी ब्लॉक पर, ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड एफ नेट ऑन ब्लॉक डी। इस डी ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस समय, और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक्स का मुझे एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं आपको थोड़ा कम टाइम दूंगा। चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन। अगर मैं डी ब्लॉक पे देखूं, तो देखो डी ब्लॉक पर, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ डी ब्लॉक पर देखो, तो डी ब्लॉक पर एक्चुअल में फोर्स कौन कौन लगा रहा है। इधर एक पुली लगी हुई है, इधर एक पुली लगी हुई है, इधर एक पुली लगी हुई है, और इधर एक पुली लगी हुई है। तो इन पुली के कारण ही फोर्स लग रहा है किस पर, डी ब्लॉक पर। तो देखो इस पे टेंशन लग रहा है इधर टी, और इस पे इधर टेंशन लग रहा है टी। मैं पुली की बात कर रहा हूं, पुली पे टेंशन देखो, पुली पर, ठीक है, ब्लॉक पे नहीं। तो इस पे टेंशन इधर टी लग रहा है, इस पे टेंशन टी ले रहा है, सेम स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग सेम है, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी। इधर पुली पे बात कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, इधर टी, इधर टी, इस पर इधर टी, इधर टी। तो इस डी ब्लॉक पर केवल इन्हीं टेंशन के कारण ही फोर्स लग सकता है, और किसी के कारण फोर्स नहीं लगेगा। तो देखो ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन दोनों अपोजिट में, तो कैंसिल आउट। ये वाला टेंशन अपोजिट में, तो कैंसिल आउट। ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन अपोजिट में, तो कैंसिल आउट। और ये वाला टेंशन अपोजिट में, तो कैंसिल आउट। तो जो नेट फोर्स होगा डी ब्लॉक पर, वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डी ब्लॉक पर, एफ नेट ऑन डी, ऑन ब्लॉक डी, जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। मतलब डी ब्लॉक का एक्सीलरेशन नहीं होगा, केवल ये सिस्टम ही मूव करेगा। केवल सी को खींचेगा तो ए यहां से खींचेगा, डी ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, डी ब्लॉक अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, तो अब देखो सारे मासेस को जोड़ दो। सी पर देखो इसको फोर्स लगा रहा हूं 400 न्यूटन का, तो जो एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी सब कनेक्टेड है, और एक्सीलरेशन ऑफ सी सबका सेम आएगा। ये कितना आएगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सी का मास प्लस का मास, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 400 by 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए बी सी, तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, और एक्सीलरेशन ऑफ डी कितना होगा, 0, क्योंकि फोर्स इस पे 0 आया। आई बात समझ में आप लोगों को।